Hello guys, welcome to Industry Ninja channel and this is Sudhanshu Srivastava and as I had promised you all, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज प्रोजेक्टाइल के दो क्वेश्चन मैं ले आया हूँ एकदम बढ़िया उठा के, तो उनको हम लोग देखते हैं, कभी के आए हुए भी हैं। तो चलिए सर, जैसे आप लोग पहला सवाल देख रहे होंगे कि फाइंड द एंगल फॉर विच द वैल्यू ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ये कभी का आया हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो चलिए सर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेंज का फॉर्मूला। कितना हो गया, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर लिखेंगे किसका फॉर्मूला, हाइट का, जो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब सर क्या दिया है क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हम लोग की रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम है। तो क्या हो गया सर, ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ा दिया जाए। साइन 2 थीटा बाई जी बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी से जी कट गया, कटा कि नहीं, हाँ कटा। implies that 2 sin 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब सर मैं बाय ट्रिग्नोमेट्री साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज हो गई 4 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो सर एक चीज ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, यहाँ साइन थीटा 2 बार, यहाँ साइन थीटा 1 बार, तो साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दिए। तो इसका मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 4। तो हमारा एंगल क्या आ गया सर, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। आपको जो ऑप्शन में दिया होगा सर वो इसी तरह से दिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि एंगल हो, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये आया tan इनवर्स 4। मतलब ये आपका 60 से 90 के बीच में कोई वैल्यू होगी, क्योंकि tan 60 होता है √3। तो सर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अधिकतर बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे। अब कभी कभी तुम्हें दे देगा कि हाइट जो है वो आधा है, कभी दे देगा कि भाई हाइट 1/4 है, तो उस हिसाब से अपना रख के निकाल लेंगे एंगल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो तो सर देखो क्वेश्चन सेकंड वाला क्या था, मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि एक बिल्डिंग है 19.6 मीटर की, उससे हमने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप करा हॉरिजेंटली, ऐसे कितनी स्पीड दी, 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल। तो सर ये पूछा है कि वो नीचे आने में कितना टाइम लेगी। चलो तो यार इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी। हम लोग को ये निकालना है कि कितने देर में यहाँ पहुँची होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, हम लोग y के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सर। किसके लिए, y के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो डेल्टा y कितना हो गया, -19.6। uy क्या हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। ay कितना हो गया, -g। माइनस क्यों सर, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, g नीचे लग रहा है ना। तो अब डेल्टा y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। उससे यहाँ पे कितना आ गया, -19.6 इज इक्वल टू 0। जी के जगह 9.8 रखे तो -4.9 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बच्चा कितना आ गया, 4। मतलब टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। मतलब जो गेंद है वो 2 सेकेंड में ज़मीन पे आ गई। कैसे निकाला, y के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हमने क्या क्या किया, उसके लिए हमने y वाली वेलोसिटी ले ली और y वाला एक्सेलेरेशन ले लिया और इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल दिया। चलिए सर बहुत अच्छे, इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसते हैं। तो
अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वेक्टर, उसकी कुछ बातें करते हैं। चलिए सर, लिखते हैं बड़ा बड़ा वेक्टर्स। तो सर क्या है ये वेक्टर? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैं कहीं लिखा हो कि मैं 10 मीटर जा रहा हूँ उत्तर दिशा की ओर, मतलब कि जो 10 मीटर है वो दूरी बता रहा है और जो उत्तर दिशा है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अब जैसे तुम लोगों ने, अगर मैं ये कहूँ कि भैया इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो यार वो 5 न्यूटन ऐसे भी लग सकता है, 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 तो हमें बताना पड़ेगा ना भैया कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसका मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक्सप्रेस की जाती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसी भाई कि आई वेंट 5 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस, या तो कहूँ कि आई वेंट 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या वैल्यू होती है? 9.8। लेकिन लगता कैसा है सर? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है सर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, ये तो बात हो गई कि वेक्टर बाय डेफिनेशन क्या है। अब वेक्टर को लिखते किस तरह से हैं? वेक्टर को लिखते किस तरह से हैं? तो जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपना सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए भैया, एक सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। और मान लो कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है r, जिसका मैग्नीट्यूड है r, कोई r वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड r, और वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसको रिजॉल्व करिए, ये आया r cos थीटा, ये आया r sin थीटा। तो सर करते क्या है ना कि x वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ i कैप लगा देते हैं सर, और जो j वाला कंपोनेंट है y वाला उसके साथ क्या लगा देते हैं? j कैप। तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r को r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। यहाँ हमारे i और j क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स। क्या है सर? यूनिट वेक्टर्स। मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड है 1, इनका मैग्नीट्यूड है 1। देखो जैसे मैंने लिखा 5i कैप, तो मैंने 5 को अगर 1 से इंटू करा तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। मतलब सर 5 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और i कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। चलिए, तो ये क्या हो गए हमारे यूनिट वेक्टर। और अगर मैं एक और एक्सिस ले लूं, अगर भैया मैं 3D प्लेन ले लूं, ऐसे ले लूं x y z, तो क्या आ जाते हैं सर 3D में? i कैप, j कैप और k कैप। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट और उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं सर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं वो दो तरह के हुए। पहला कौन सा हुआ? स्केलर, दूसरा हुआ वेक्टर। अब मुझे दो वेक्टर का क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट। तो मान लो मेरे पास वेक्टर ए है 2i कैप
कितनी प्लेन में लें बताओ, 2D लें कि 3D लें? चलो 2D लेते हैं। 2i + 3j, वेक्टर b है i - 5j। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा। तो स्केलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं a.b से, a.b से। तो उसके लिए हम लोग i वाले से i के कोएफिशिएंट को आपस में इंटू करते हैं। तो 2 × 1 कितना हुआ, 2। 3 × -5 क्या हुआ, -15। तो ये वैल्यू क्या आई सर, -13। क्या इसमें i, j और k है क्या साथ में? नहीं है। इसका मतलब दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसको लिखते कैसे हैं सर, ये होता है a.b बराबर mod a mod b cos थीटा। अब सोच रहे होगे यार mod a क्या होता है, mod a क्या हुआ सर, इस वेक्टर की वैल्यू, इस वेक्टर की वैल्यू। तो किसी वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर i के प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ ये, √13। mod भी क्या हुआ, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करिए, ऐड करके रूट ले लीजिए। i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हुआ, √26। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट। कैसे किए, a.b, i से i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, j से j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई और स्केलर एडिशन। अब अगर 3 होता तो क्या करते यार, एक k वाला भी आ जाता, k से k वाला कर देते। अब तुम लोग बोलोगे कि सर जी आप इसी का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए तो जरा कोई हम लोग को। तो चलिए सर बिल्कुल निकालते हैं। वेक्टर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वेक्टर लेते हैं। वेक्टर a ले लिया हमने, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर b ले लिया हमने, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उसमें लिखेंगे i j k। अब i के नीचे दोनों i वाले कंपोनेंट, मतलब 2 और 3, j के नीचे j वाले कंपोनेंट 3 और -2, और k के नीचे k वाले कंपोनेंट। और अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही काम करेंगे जो डिटर्मिनेंट में करते थे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, i कैप, ये गुणे ये 15 -2 माइनस j कैप, ये वाला हटा दो, 2 × 5 -3 × -1, तो कितना आया, 13, और प्लस k कैप, क्योंकि तीसरे में तो प्लस लेते हैं ना, प्लस k कैप। तो 2 × -2 -4 -9, तो ये कितना आ गया, 13i कैप माइनस 13j कैप माइनस 13k कैप। अब कोई मुझसे कहे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √13 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर, उसका √। तो सर ये हम लोगों ने सीख लिया कि किसी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर यानी डॉट, स्केलर यानी डॉट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक नियम होता है हमारा वेक्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कोई दो वेक्टर ले लो, क्या करो, एक के सर पे दूसरे की पूंछ लगा दो।
चलो भैया, एक का सर, सर एरो सर, तो दूसरे की पूंछ लगा दो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सर क्या ये एक ट्रायंगल के दो साइड्स हैं क्या? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। देखो रिवर्स ऑर्डर का मतलब देखो, अगर मुझे ज्वाइन करना होता तो मैं अपना जैसे जा रहा था, इसका इसके सर पे इसकी पूंछ थी तो इसके सर पे इसकी पूंछ डालता और ऐसे बना देता, ट्रायंगल तो ऐसे भी बनता। लेकिन मैंने क्या बोला कि इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये ऐसे। तो ये जो थर्ड साइड है वो दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी। तो सर ये हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहता है कि द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। दिस इज आवर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब एक ऐसा ही बड़ा मस्त लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्या कहता है, कोई दो वेक्टर लें और किस तरह से लें कि वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखाएं। देखो ये दोनों हो गई ना एडजेसेंट साइड, ये और ये एडजेसेंट हुई। बस ध्यान क्या रखोगे कि दोनों की पूंछ मिली हो। देखो ये पूंछ मिली है, ये सर और ये पूंछ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं, तो वो जहां मिली होंगी उसके पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा होगा, जो डायगोनल, अब देखो डायगोनल ही तो है, ये दोनों कहाँ मिले, यहाँ मिले, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से या पॉइंट ऑफ मीटिंग से जो डायगोनल निकलेगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन which states that the diagonal through the point of meeting of two adjacent sides represents the sum of the two sides, यानी two vectors। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को। तो ये जो हमारा डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के सम को। अब कंफ्यूज हो रहे होगे तो देखो, अब मैं क्या करूं, अगर इसी चीज को, किसी वेक्टर को अगर मैं एकदम उसके पैरेलल स्लाइड कर दूं, तो ना मैं उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं ना मैं उसका डायरेक्शन बदल रहा हूं, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं आपस में तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम माना जाता है, डायरेक्शन सेम माना जाता है। मतलब मैं इस ए को बिल्कुल पैरेलली स्लाइड कर दूं, पैरेललोग्राम में यही तो होता है, ये और ये इक्वल एंड पैरेलल। तो ये कहीं हमारा ए हो गया, हमारा ए हो गया। तो अब देखो, अब अगर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे बेटा, तो क्या हो गया, थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू, ए प्लस बी। इसी चीज को पैरेललोग्राम लॉ जो है वो डायरेक्ट बताता है, इसी चीज को पैरेललोग्राम लॉ डायरेक्ट बताता है। तो चलिए सर, सारी जरूरी बातें हो गई, अब वार्तालाप होगा अगले लेक्चर में। धन्यवाद।